सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स 2024 का जो पीवाई क्यूज है वो सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी हम जैसे ये सिलेबस है तो हम अभी जो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स ये वाला पार्ट, एंड इधर था मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, है ना। मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स ये वाले पार्ट, एंड मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स ये है, और स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स यहाँ था। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स 2024 में आए हैं वो उसके क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे। तो अराउंड क्वेश्चन जो है जैम में आपको पता है कि टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें 16 क्वेश्चंस अराउंड जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं 16 होंगे, अराउंड 16 ही होंगे। तो 16 क्वेश्चन टोटल आए हैं 60 में से, ठीक है, 16 क्वेश्चन। तो और कितने मार्क्स के हैं, जैसे अगर मार्क्स देखोगे तो ये पहला नंबर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। फिर आगे मैं अगर लेफ्ट यहाँ से स्टार्ट करूँ तो जैसे 47 है, 47 हो गया, क्या इस बार 1 मार्क्स का। तो 1, फिर 2, 3, और फिर ये 2 मार्क्स का है। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11, फिर ये 1 मार्क्स नहीं, ये 2 मार्क्स का है। 11 + 2 13, 13 + 2 15, 15 to 17, 17 + 2 19, 19 + 2 21। अब ये सब 1 मार्क्स के होंगे, तो 22, 23, 24, 25। तो 60 जो क्वेश्चंस हैं उसमें से 16 क्वेश्चन मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स के हैं और 25 मार्क्स के हैं। तो मतलब समझिए 25%, 100 मार्क्स में 25 मार्क्स के मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन है। अगर एक दो क्वेश्चन अगर मुझसे नहीं छूटा होगा पेपर में तो जो मुझे दिखा हो मैंने उसमें स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं इसके साथ। बाकी कुछ हो तो आप चैट में बता सकते हैं। तो अभी के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला सिंपल है। सो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो ये बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है ये आपका जस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ठीक है। तो ये जस्ट, इसमें कोई प्रूफ नहीं है, तो जस्ट स्टेटमेंट है, जानना है आपको। यहाँ कह रहा है सपोज दैट रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 50, ओके, देन द वैल्यू ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिस। ओके, तो इसकी बात कर रहा है। चलिए देखिए, सो हमसे पूछ रहा है क्या, दिस क्वांटिटी, तो आप लगाइए। सो आप जानते हो फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, तो वो लगाएंगे तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये हो जाएगा। अब x मोर देन 70 इंटरसेक्शन x मोर देन 60, तो x मोर देन मान लो, है ना, तो ये हो जाएगा x मोर देन मैक्सिमम ऑफ 60 एंड 70, तो क्या है 70, तो इसका इंटरसेक्शन आएगा। अब ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बोला है ना, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 50 है, तो इसका मतलब x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल 1/50 है, ठीक है। सो यहाँ से बाकी जो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पोर्शन यहाँ पे है, अगर आप CUET स्टैटिस्टिक्स वाला जो हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर 1000 रुपये का, अगर वो आप खरीद लेंगे तो उसमें आपका मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पोर्शन जो यहाँ पे है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। CUET स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस से आपका थियोरेटिकल पोर्शन अगर रिकॉर्डेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो वहाँ से आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये सब जो थ्योरी बता रहा हूँ वहाँ डिटेल में बता रखा है। तो एक्स एक्सपोनेंशियल 1/50, तो यहाँ से क्या आता है कि इसका जो प्रोबेबिलिटी है, जो PDF है, मैं ये बोलता हूँ, यहाँ जो PDF है इसका, तो दैट PDF इज एक्चुअली, जो PDF होगा वो आएगा 1/50 e⁻⁻x/50, ठीक है। और ये हो गया x मोर देन 0, ठीक है। अब यहाँ से जब आप निकालते हैं प्रोबेबिलिटी x मोर देन x, तो इसका फॉर्मूला होता है e⁻⁻x/50, जस्ट इतना ही आएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वही लगा देता हूँ। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका e⁻70/50, और यहाँ आएगा e⁻60/50। तो ये 0 0 काट दो, अब सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा e⁻7/5, है ना, तो 6/5 ऊपर जाएगा, 6 - 7/5 -1/5,
ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 0 कट गया, सो ये गया 6/5 माइनस 7/5 माइनस 1/5। तो ये आंसर है e की पावर -1/5। तो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे S1 जो है इज अ सेट एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 1, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2। तो सिंपल आपको देखना है कॉन्वेक्स रीजन क्या होता है ना। यहाँ एक सेट दे रखा है, पूरा कन्वेक्स सेट है कि नहीं है। तो कॉन्वेक्स सेट होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? कॉन्वेक्स सेट होने के लिए कंडीशन चाहिए कि जो ये जो ग्राफ इसका बना होगा ना रीजन, ये ऐसा रीजन होना चाहिए कि यू सेलेक्ट एनी 2 पॉइंट इन दैट रीजन, द लाइन ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दैट 2 पॉइंट मस्ट बिलोंग टू द सेम रीजन। तब उस रीजन को या उस सेट को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स सेट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ बना लो आप S1 S2 का। तो मैं अगर ग्राफ बनाऊं S1 S2 का, देखिए तो S1 में क्या है, x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 1। तो पहले आप x प्लस वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाइए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक। तो ये ग्राफ है x प्लस वाई इक्वल टू 1 का। ओके। अब x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो ये इसके पैरेलल ही हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, सो दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 ये आ गया। अब y इज मोर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले आप ग्राफ बनाइए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रफली ग्राफ ये होगा, और y मोर देन इक्वल टू 0। तो x प्लस वन, देखो x प्लस वन मोर देन इक्वल टू 1 इस साइड होगा, x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 1 इस साइड होगा, y मोर देन एक्स स्क्वायर थिंक अपर साइड होगा। पर चेक कर लीजिए, कोई टेस्टिंग पॉइंट ले सकते हैं आप। लेट से 0 0 रख के देख लो, तो 0 0 पास ही कर रहा है। कोई ऐसा पॉइंट लो, मान लो मैं अभी 2,0 रख लेता हूँ। तो x को 2 y को 0 रख के चेक करते हैं इसमें कि y मोर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो रीजन है उसमें 2 0 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो x को 2 y को 0, तो 0 मोर देन 4 फॉल्स। तो इसका मतलब इस साइड नहीं है, तो अपर रीजन है। तो ये इधर रीजन है। सो ये आपका रीजन आया। जहाँ बोल रखा है इसने क्या है, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है। अच्छा, एक्स वाई दोनों नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव। सो एक्स वाई आर बोथ नॉन नेगेटिव। सो यहाँ से होगा, ठीक है। तो ये रीजन दिख रहा है आपको, दिस इज द सेट S1। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये कॉन्वेक्स है? तो आप ये सोचो कि इसमें कहीं भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करो आप, क्या लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दैट 2 पॉइंट उसी में बिलोंग करेगा, हाँ या ना? चेक कर लीजिए, है ना। अब यू चूज कहीं भी, यहाँ एक पॉइंट लो, यहाँ लो, ज्वाइन करोगे बिलोंग करेगा। तो आप कहीं भी 2 पॉइंट ले लो, उसको ज्वाइन करोगे वो हमेशा उसी सेट, ये कॉन्वेक्स सेट है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप इस शेडेड रीजन में कहीं भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, उसको ज्वाइन करो, तो ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी इसी शेडेड रीजन में लाई करेगी। चलिए दूसरा देखते हैं, S2 अगर आप बना देता हूँ। तो S2 क्या है, तो S1 इज अ कॉन्वेक्स सेट। ओके, अब मैं S2 अगर आप बनाता हूँ। सो S2 क्या कह रहा है कि x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 1। अच्छा, तो S2 में उसी में बना देता हूँ, थोड़ा सा ही तो डिफरेंस है। देखो S2 इसी में बना देता हूँ। सो S2 में क्या कह रहा है कि x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 1, तो इस साइड ही होगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, और y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि देखो 2 0 को अब टेस्ट करो इसमें, दूसरे वाले में। सो y 2 0, x को 2 y को 0, तो 2 लेस देन 0, ये 2 लेस देन 0, और सॉरी सॉरी y 0 है ना यहाँ पे, तो 0, x को 2 y को 0 रखो, तो x को 2 और y को 0, तो 0 लेस देन 2 का स्क्वायर 4, 0 लेस देन 4, यस। तो इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन जिस साइड पॉइंट लिया उस साइड ही है। सो मीन्स दिस इज द, जो व्हाइट रीजन लिख रहा हूं ना, सेट कर रहा हूं, दिस व्हाइट रीजन इज एक्चुअली S2।
ठीक है। तो अब समझिए कि ये जो वाइट रीजन है ये S2 है, तो दिस इज योर S2 एंड दिस इज योर S1। अब मैं क्या कह रहा था कि S1 में कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करो, वो हमेशा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दैट पॉइंट उसमें होगा। अब वाइट में क्या ऐसा होगा, आप चेक करो। तो जैसे आप सोचो, when I take a point here, when I take a point here, I join it, so do you think ये वाइट रीजन में ही लाई करेगा? क्या आप एग्री करते हैं? क्योंकि ये तो ऐसा है ना। सो ग्राफ अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये तो रीजन ऐसा है ना, ये तो ऐसा जा रहा है, सो ये तो ऐसा रीजन था ग्राफ वाई वाई एक्स स्क्वायर का। सो जब आप 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, सो इट विल, यहाँ पे क्या होगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करूंगा ना, तो जो पॉइंट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वाइट रीजन में है, लेकिन उसको ज्वाइन करने जो लाइन है वो येलो रीजन में चली गई, मीन्स दैट इज नॉट द कॉन्वेक्स सेट। ठीक है ना। तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, S2 इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट, S1 इज अ कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स सेट का डेफिनेशन क्या होता है? तो कॉन्वेक्स सेट का अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो ऐसा लिखा होता है, मैथमेटिकली अगर मैं लिख के दिखाऊं, तो कॉन्वेक्स सेट होता है S is convex set if and only if lambda x plus 1 minus lambda y, है ना, कोई भी 2 पॉइंट लो, दिस बिलोंग्स टू S फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू S। तो सेट S में कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करो, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट नहीं, 2 नंबर है इस सेट का, यहाँ पे S सेट जो होगा वो R स्क्वायर का सबसेट होगा। तो यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ ना, तुम ध्यान से देखो, लिखा ना, S1 इज अ सबसेट ऑफ R स्क्वायर, S2 इज अ सबसेट ऑफ R स्क्वायर, है ना। तो एक्स वाई के यहाँ V1 V2 भी समझ सकते हो, मान लो ये V1 है, ये V2 है, दिस इज V1, दिस इज V2, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि लैम्बडा टाइम V1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा टाइम V2 बिलोंग्स टू S फॉर ऑल दिस, एंड लैम्बडा फॉर ऑल लैम्बडा बिलोंग्स टू 0 to 1, सो लैम्बडा रिस्ट्रिक्टेड है। So S is called convex set if and only lambda V1 plus 1 minus lambda V2, this belongs to S for all V1 V1 V2 belongs to S, है ना, and lambda belongs to 0 to 1 interval। तो ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज दिस लिमिट। जो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। सो ये जो फॉर्मूला होता है, ये लिमिट x को इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी 0 की पावर, ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म का है, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला ही तो ई होता है, ये अब डायरेक्टली फॉर्मूला ही है। मैं क्या बताऊँ, या एक अपना अगर तुम्हें यूज़ करना हो तो एक थ्योरी होता है कि लाइक लिमिट x टेंस टू जैसे इन्फिनिटी है और 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स है, और इसका फॉर्म अगर 1 की पावर इन्फिनिटी हो रही है, इसका मतलब एफ एक्स 0 पे जा रही है, जी एक्स इन्फिनिटी पे जा रही है, मैं कह रहा हूँ ना। तो एफ एक्स की लिमिट 0 है और जी एक्स की लिमिट इन्फिनिटी है, तो ये लिमिट जो है इक्वल आती है ई की पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स के, ये समझिए आप। तो पुट कर लीजिए आप, एफ एक्स आपका 1 प्लस 1 बाई एक्स था, नहीं एफ एक्स 1 बाई एक्स, तो ई की पावर 1 बाई एक्स इंटू एक्स कट के ई आ जाएगा। तो अगर इससे करना हो वैसे हो जाएगा, वरना डायरेक्टली फॉर्मूला है ये लिमिट का। 11th पे आइए, नेक्स्ट कह रहा है कि 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स आर चूजन रैंडमली फ्रॉम 5 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। तो 5 कंजिक्यूटिव इंटीजर आपने क्या किए, में से 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर चूज किए, और फिर बोल रहा है कि इफ द रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन देम, देन द मीन एंड वेरिएंस ऑफ x आर। ओके, सो 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर आपने चूज किया 5 कंजिक्यूटिव इंटीजर में से, और अगर रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट कर रहा है एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन देम, तो चलो मैं ये ट्राई करता हूँ, देखो। तो पूछ रहा मीन वेरिएंस क्या होगा। सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5, राइट। और 2 के साथ आएंगे तो 2 3 2 4 2 5, क्योंकि 2 1 और 1 2 सेम ही है, क्योंकि 2 नंबर चूज करने ना, तो आप 1 एंड 2 चूज करो या 2 एंड 1 चूज करो, सेम ही बात है। या इसको इंस्टीड ऑफ मैं ऐसा लिख सकता हूँ आप चाहो तो, सो ये आसान रहेगा आपको समझने में। सो 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर चूज करने हैं मुझे, तो मैं ऐसा ले रहा हूँ। फिर 3 के साथ लेंगे
सो 3 4 एंड 3 5, 4 के साथ लेंगे तो जस्ट 4 5। सो इतनी टोटल पॉसिबिलिटी, ये सैम्पल स्पेस लिख दिया कि टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर्स जिनमें 5 में से 2 आ जाए, है ना। तो 5 में से 2 लेने हैं हमें रैंडमली फ्रॉम 5 इंटीजर्स। तो ये है हमारे पास कितने हो गए टोटल, या इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओमेगा इज 5c2, है ना। तो 5 इंटू 4/2 आ जाएगा, तो 10 आ गया। तो 10 होंगे इसमें, देखिए आप टोटल इसमें कहते हैं 10 एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं। अब आपसे कह रहा है कि तो बताओ इसमें, अच्छा रैंडम वेरिएबल क्या है, तब रैंडम वेरिएबल को समझो। जो रैंडम वेरिएबल है रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन देम, एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव डिफरेंस लेंगे हम लोग। सो एब्सोल्यूट डिफरेंस है, जैसे 1 2 के बीच का डिफरेंस 1, 1 3 के बीच का 2, 1 4 के बीच का 3, 1 5 के बीच का 4, 2 3 के बीच का 1, 2 4 के बीच का 2, यही रहेगा, अब आगे कुछ नहीं होगा। अब कह रहा है कि 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स आर चूजन रैंडमली फ्रॉम दिस एंड दिस, ओके। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 1, सोचो। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 1, तो इसमें 10 में से देखो कितने पेयर है जिसमें डिफरेंस 1 का आ रहा है, तो होगा 1 2 2 3 3 4 4 5, 4 पेयर है। कितने में से, 10 में से, तो इसका आंसर 4/10 हो गया। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, कितने पेयर है जिसमें डिफरेंस 2 का है, 1 3 2 4 3 5, 3 होगा। सो 3/10, कितने पेयर है जहाँ x की डिफरेंस 3 का है, तो इसमें होगा 1 4 एंड 2 5, 2 पेयर है, 2/10। एंड कितने पेयर है जिसमें डिफरेंस 4 का है, सिर्फ एक होगा, 1 5, है ना। 2 इंटीजर सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 5, 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स आर चूजन रैंडमली फ्रॉम 5 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे जो कंजिक्यूटिव इंटीजर लिया है वो लिया है 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 consecutive integers, 2 distinct integers are chosen randomly from 5 consecutive integer, ठीक है। ओके, तो 4 के कितने डिफरेंस हो गए, 1/10, ये आ गया। अब आपसे पूछेगा मीन क्या है इसका, तो क्वेश्चन इज द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ एक्स आर। तो मीन कैसे निकालते हैं, ये पीएमएफ आ गया मेरे पास, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लिखे हैं, तो इंटीजर कुछ भी ले सकते हैं क्या, 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स आर चोजन रैंडमली फ्रॉम 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो मैंने 1 2 3 4 5 कंसेक्यूटिव लिया और उससे डिफरेंस लिया, ठीक है। देखते हैं तो बताइए तो क्या आएगा। तो आपसे अगर पूछूं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो क्या फॉर्मूला होता है, समेसन एक्स आई पी आई। तो 1 इंटू 1 पे प्रोबेबिलिटी है 4/10, 2 इंटू 2 पे प्रोबेबिलिटी है 3/10, 3 इंटू 3 पे प्रोबेबिलिटी है 2/10, 4 इंटू 1/10, तो कितना आ गया, 4 + 6 + 6 + 4, सो मतलब 12 4 16 4 20, 20/10, 20/10 विच इज 2। तो मीन तो 2 आ गए थे, 1 वाले ऑप्शन तो बाहर हो जाएंगे। अब बचा वेरिएंस, तो वेरिएंस के लिए हमें निकालना पड़ेगा ई एक्स स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर इंटू 4/10, सो 4/10 होगा, 2 स्क्वायर इंटू 3/10, सो 12/10, 3 स्क्वायर इंटू 2/10, 18/10, 4 स्क्वायर 16/10, तो इसको ऐड कर लो कितना होगा अब, तो 50/10, 5 आ गया। सो 5 आ गया ई एक्स स्क्वायर। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, so the variance of x is expectation of x square माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। सो 5 - 2 स्क्वायर, 5 - 4 जो कि है 1, तो वेरिएंस इज 1, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो गलती से आप 5 लगा दोगे, ये भी ऑप्शन दे रखा है 2 and 5, तो आपको लगेगा अच्छा ये 5 आंसर है, लेकिन नहीं, 5 ई एक्स स्क्वायर है, वेरिएंस नहीं, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट इज कि कंसिडर द 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, जिसमें आपसे
क्या बोल रहा है कि कंसीडर द टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स x जो कि नॉर्मल 5 4 है, y जो कि नॉर्मल 3 2 है। 2x प्लस 3y नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। तो बताओ, सिंपल है ना। देखो, तो यहाँ से अगर आप चेक करोगे ना, ये कहना चाह रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x 5 है, वेरिएंस ऑफ x 4 है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y जो है 3 है, वेरिएंस ऑफ y 2 है। अब आपसे बोल रहा है 2x प्लस 3y, तो निकालो एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x प्लस 3y। तो ये जो बाहर होता है ना, तो ये 2 टाइम, ये हो जाएगा 2 टाइम ई एक्स प्लस 3 टाइम ई वाई। तो 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 3 9, तो कितना हो गया 19। और वेरिएंस चाहिए, सो वेरिएंस ऑफ 2x प्लस 3y। अब वेरिएंस में क्या होता है, और दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट होने की वजह से कोवेरिएंस टर्म नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे 2 स्क्वायर बन के बाहर आएगा, 4 टाइम वेरिएंस x प्लस 9 टाइम वेरिएंस y। तो यहाँ से 4 टाइम वेरिएंस x कितना होगा, तो x का वेरिएंस है 4, 9 टाइम वेरिएंस ऑफ y। सो वेरिएंस ऑफ y का मतलब है 2। तो ये हो गया 16 प्लस 18 34। सो मीन 19 है, वही 34 है। सो आंसर इज 19 एंड 34, ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट इज कि द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यही है। सो द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिस इज, क्या आएगा, है ना। द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज दिस। तो क्या करना है इसमें, ग्राफिकल मेथड लगा सकते हो, कई सारे तरीके हैं, तो आप ग्राफिकल मेथड यूज़ कर सकते हो। तो ग्राफिकल मेथड के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, है ना। तो हमें इसको मैक्सिमाइज करना है इस पे, तो पहले आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसका जो ग्राफ आएगा, तो वो एक, पहले ग्राफ से आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीजन चाहिए, जिसको सॉल्यूशन रीजन बोलते हैं। पहले सॉल्यूशन रीजन चाहिए, फिर सॉल्यूशन रीजन का जो कॉर्नर पॉइंट्स होगा, उस पर आपको मैक्सिमा या मिनिमम मिल सकता है। तो कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप जेड की वैल्यूज़ निकाल लो, और उसके बाद देख लो कौन सी वैल्यू, है ना, मैक्सिमम है। तो यहाँ से 5x प्लस 4y 20, यहाँ से इक्वेशन ये है ना, पहले इनइक्वालिटीज़ हैं, पहले आप इक्वेशन का ग्राफ बना लो इक्वल टू रख के, एंड देन रीजन सेट कर लो। देखो, तो क्या 5x प्लस 4y 20 है, तो इसको 20 से डिवाइड करेंगे ना, तो बनेगा x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 5। सो x पे 4, 1 2 3 4, y पे 5। ठीक है, तो इस पॉइंट से ये पास करेगी वो जो लाइन है। सो दिस लाइन इज 5x प्लस 4y बराबर 20। नेक्स्ट है, इसको 15 से डिवाइड करो दूसरे इक्वेशन को, तो x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 3, x पे 5, y पे 3। तो यहाँ से क्या आएगा, ये रीजन आ गया। सो x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 3 बराबर 1। अब नाउ इसको आप क्या करो, डिवाइड कर दो, है ना। अब दूसरे वाले ये ग्राफ बनाना, तो इसको डिवाइड कर दो। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट है, कैसे पता चलेगा, तो आप इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। ये दोनों इक्वेशन है ना, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, तो एग्जैक्ट पता चलेगा। वैसे ग्राफ से पता नहीं चलेगा ना, तो एग्जैक्ट पता चलेगा। देखो सॉल्व कर देता हूँ। तो इस इक्वेशन, अगर मुझे y को कटाना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। सो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं। सो 25x प्लस 20y बराबर 5 ना, 25 से 100। इसको तुम 4 से मल्टीप्लाई करो, ताकि y का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाए। सो 4 3 ज़ा 12x प्लस 20y, 4 से मल्टीप्लाई करें 60। इसको सब ट्रैक कर दो, तो y कट गया, 25 माइनस 12 13x, और यहाँ से आ गया 100 माइनस 60 40। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 40/13। सो x की वैल्यू है 40/13, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ से आ जाएगा 40/13। अब x पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो
ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं अभी क्या होता है। तो हमें तो लेस देन इक्वल टू लेना है ना, तो अभी इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, अभी देखता हूँ पहले। सो नेक्स्ट ग्राफ बना लेते हैं। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है, इसका मतलब है कि x अपॉन 2 और y अपॉन 4। तो x अपॉन 2 और y अपॉन 4, इसको ज्वाइन कर लो। सो इस तरह से कुछ बनेगा। तो अभी है ना, ये भी कैसे निकलेगा, तो ये इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों जो भी लाइन है, तो ये कौन सी लाइन है, तो दिस लाइन वाज पहले जो सबसे पहले बनाया था मैंने 5 और 3 वाला। सो ये लाइन था 3x प्लस 5y बराबर 15, और ये 4 और 5 वाला था 5x प्लस 4y बराबर 20, और ये जो भी बनाया है 2x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन ये लेस देन इक्वल टू है सब, तो इसलिए मुझे निकालने की जरूरत नहीं है ना। सो इसका सोल्यूशन रीजन इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है। तो इसमें एक्चुअली सोल्यूशन रीजन ना ये आ गया, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उस पॉइंट की जो मैं निकालने रहा था उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये आपका सॉल्यूशन रीजन। अब जस्ट कॉर्नर पॉइंट इसका सेलेक्ट कर लो। तो फिर देखो क्या क्या कॉर्नर पॉइंट है। अब मुझे ये कॉर्नर पॉइंट अगर जानना है, तो मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। किन दोनों को, जिसका ये इंटरसेक्शन है। किसका किसका इंटरसेक्शन है, तो इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं। तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट मैं निकाल रहा था ना, वो उस सेलेड रीजन में आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि सब में लेस देन इक्वल टू है ना, लेस देन इक्वल टू। तो सबसे नीचे, तो इसका ग्राफ भी इस साइड है, इसका इस साइड, इसका इस साइड। तो हमें कॉमन सॉल्यूशन रीजन लिखना है, तो वही रेड वाला आएगा। अब यहाँ पे क्या करूँ, मैं कह रहा हूँ ये जो पॉइंट है, ये किसका इंटरसेक्शन है, 3x प्लस 5y 15। 3x प्लस 5y 15 वाले का, और दूसरा है x प्लस 2y वाले का ना, 2x प्लस वाई। तो इसको क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10x प्लस 5y बराबर 5 4 जा 20। चलो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3 y माइनस 7x, ये कट जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, और यहाँ आ जाएगा -5। तो x इज 5/7, x आया 5/7, और y कितना पुट कर दो इसमें, y आ जाएगा। तो यहाँ से y आएगा 4 माइनस 2x 10/7। तो सचो 28 माइनस 10, 18/7। तो y की वैल्यू 18/7 है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा 5/7 कॉमा 18/7 ना, 18/7 हाँ। ठीक है, देखो ये आ गया। अब इस पॉइंट, ये तो पता ही है ना। तो क्या क्या कॉर्नर पॉइंट देख लो अभी। तो कॉर्नर पॉइंट, एक कॉर्नर पॉइंट है 0 0। तो 0 0 एक कॉर्नर पॉइंट है, ये भी एक कॉर्नर पॉइंट है चलो। और 0 0 ये एक कॉर्नर पॉइंट है 2 0। 2 0 एक ये हो गया, एक ये है 0 3, और ये वाला ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। इन चारों पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू निकालो, जो हाईएस्ट होगी वो आंसर होगी। तो 2x प्लस 3y की वैल्यू निकालो, इससे करस्पॉन्डिंग 0 ही आ जाएगी, इससे करस्पॉन्डिंग 4 आ जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग 9 आ जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग ये 5/7 इंटू, तो 10/7, एंड 3 इंटू 18/7, 54/7। अप्रॉक्स देख लो कितना हो गया। ये 64/7 हो गया। 7 से डिवाइड करोगे तो 7 8 56 है ना, 963, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये लार्जेस्ट यही है, तो यही आंसर है। तो क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन क्या था देखो, अब फाइनली आंसर क्या आया। नाउ द आंसर इज, इसमें पूछा है कि द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द लीनियर प्राइम प्रॉब्लम। तो ऑप्टिमल वैल्यू क्या है, तो जेड की वैल्यू जो आंसर आया वो आया 64/7, ये आंसर है। यहाँ 4 ऑप्शन था, वो मैंने अभी हटा दिए, मतलब स्क्रीनशॉट में नहीं लिया है, बट आप ऑप्शन में देखेंगे ये होगा 64/7। यू चेक द ऑप्शंस। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, पहले तो dy/dx निकाल लो। आ गया xy/x² प्लस y²। अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप है ना, डिफरेंस जो क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर, है ना, और होमोजीनियस, ये होमोजीनियस वाला है। तो क्या करो, इसको डिवाइड कर दो y से, या x² से डिवाइड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो ये बनेगा y/x 1/y/x का होल स्क्वायर, यही है। y/x अपॉन 1 प्लस y/x होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या करो, हम लोग क्या करते हैं आपको याद होगा।
So we assume v as y upon x, तो y is equal to vx. So यहाँ से dy upon dx निकालते हैं. So x पहले तो v plus x dv by dx ये आ जाएगा v plus x dv by dx. यहाँ से आ जाएगा आपके पास v plus x dv by dx और इसमें v रख दो. सो v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर. अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन x एंड v में आ गया. पहले x एंड y में था, अब ये x एंड v में आ गया. अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया होगा, तो इसको चेक कीजिए. तो यहाँ से आ जाएगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v को उधर भेज दीजिए. सो v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v. सो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे सो आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर. एलसीएम ले लीजिए. सो आएगा v माइनस वी क्यूब. ओके, तो v और v कट गया, तो बचा क्या? अभी बचा है x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी क्यूब अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर. यही क्वेश्चन है. अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है. तो v को एक साइड, x को एक साइड, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी अपॉन वी क्यूब बराबर माइनस डी एक्स अपॉन एक्स. ये आ गया. अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए. तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? सो अलग अलग कर लो. 1 अपॉन वी क्यूब जो कि v की पावर -3 हो जाएगी. 1 अपॉन वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब 1 अपॉन वी डी वी. और ये तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना है अभी. चलो रहें, तो -1 बाई एक्स डी एक्स. नाउ यू इंटीग्रेट बोथ साइड. सो v की पावर -3 का इंटीग्रेशन -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस ln v बराबर माइनस ln x प्लस सी, या c1 ले लो, तो ये प्लस सी हो गया. अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा? तो यहाँ से आ गया v की पावर -2 अपॉन -2 प्लस ln v, है ना, यहाँ से भी निकाल लो, प्लस ln x इज इक्वल टू सी अभी के लिए. अब v की जगह y अपॉन एक्स रख दो, यही आंसर हो जाएगा. तो जो भी आएगा यही आएगा. तो यहाँ से क्या करते हैं, v को y अपॉन एक्स रख देते हैं. सो v को y अपॉन एक्स, तो लॉग ए प्लस लॉग भी ऐड कर सकते हो, तो v इंटू एक्स हो जाएगा. v को y अपॉन एक्स लिया तो वी एक्स वाई हो जाएगा. और v को वहाँ रख दो, तो -1/2 v को रख दिया y अपॉन एक्स. सो 1/v हो जाएगा x अपॉन वाई होल स्क्वायर प्लस ln वी एक्स, ये y हो जाएगा, इज इक्वल टू c. अच्छा, कुछ कंडीशन भी दिया था ना ताकि हम c निकाल सके. देखो कुछ कंडीशन दिया था. क्या कंडीशन था? y0 बराबर 1. मतलब x को यहाँ 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी. जब आप x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी. तो x को 0 रखो और y 1 हो जाएगी. तो x को 0 y 1, तो x 0 0 y 1, ये भी 0 हो जाएगा. log 1 0, तो c 0 आ गया. तो ये कंडीशन पुट किया तो c 0 हो गया. तो c को 0 कर दो. अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लो. तो सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर क्या आया? क्वेश्चन ये है. ये -1/2 कहाँ से आ गया? एक मिनट. अच्छा, वहाँ से. ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आता है. तो आप सिंप्लीफाई कीजिए. तो यहाँ से आ जाएगा ln y इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 ln y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर.
अब 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ln वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये आंसर है। सो दिस इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए तो आगे है द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय द सर्कल विथ रेडियस 3 सेंटर लाइंग ऑन द वाई एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, जो कि क्लास 12th में भी है। ये पिछला जो किया वो भी क्लास 12th में ही था, ये भी क्लास 12th में है जो टॉपिक है। तो एनसीईआरटी में चैप्टर 9 है, क्लास 12th के एनसीईआरटी में चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो जाके आप देखेंगे तो वहाँ से ये सब है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाई सर्कल्स विथ रेडियस 3 एंड सेंटर वाई एक्सिस। सो ग्राफ बनाओ ऐसे फैमिली ऑफ सर्कल की जिसका सेंटर 3 हो, रेडियस 3 हो, सेंटर कहाँ हो, वाई एक्सिस पे, सेंटर वाई एक्सिस पे। तो एक तो रेडियस 3 वाला ये हो गया, यहाँ लेंगे तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं ऐसा लेना पड़ेगा कि वो सेटिस्फाई रेडियस 3। कोई एक आर्बिट्री सर्कल कंसिडर कर लो। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक आर्बिट्री सर्कल ले लेता हूँ, ये वाला, जिसका है ना, तो ये डिस्टेंस जो भी होगा डिपेंड उस पर करेगा। सो रेडियस तो 3 है और सेंटर मान लेते हैं अभी के लिए 0, या 0, मान लो। तो सेंटर मैंने क्या मान लिया, 0, क्यों मान लिया 0, क्योंकि सेंटर वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस किसी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो सेंटर इज 0 एंड रेडियस इज 3। ठीक है, तो रेडियस 3, सेंटर 0 तो रेडियस 3 एंड सेंटर 0 सो इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, सो y माइनस y माइनस है ना y कोऑर्डिनेट x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज r स्क्वायर। तो h की जगह 0 है, k की जगह k है, r की जगह 3 है। तो आपको सर्कल का इक्वेशन लिखना है। नाउ हमें क्या करना है, इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करके k को रिमूव करना है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, जैसे एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2k y प्लस के स्क्वायर इज 9, यही आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, सीधा सीधा उधर भेज दो, के को एक साइड रखो, बाकी हटा दो, है ना। ये काम कर सकते हैं, यहीं पे डिफरेंशिएट कर लो, छोड़ो यहाँ सीधा सीधा करते देखो। ये डिफरेंशिएट, ये सिंप्लीफाई होगा, क्या आया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज 9। देखो ये है आर्बिट्री फैमिली ऑफ इक्वेशन, तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में और के को हटा देना है, के को रिमूव करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वही आंसर है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 टाइम वाई माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया और वाई माइनस के होल स्क्वायर 2 टाइम वाई माइनस के, और वाई माइनस के का डेरिवेटिव वाई डी एक्स 0 हो गया। तो यहाँ से क्या होगा कि सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, यही चाहिए ना, डी वाई बाई डी एक्स। चलो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, तो क्या बनेगी, 2 कॉमन लेके हटा सकते हो आप, माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस के आ गया, देखो। और y माइनस के की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, y माइनस के की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। सो y माइनस के की वैल्यू जो होगी, स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ से आया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो इधर एक्स स्क्वायर और इधर आ जाएगा y माइनस के का होल स्क्वायर, जो कि वैल्यू कितनी है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर है, देखिए। सो डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइड होल स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है। सो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिंपल था, मतलब सिंगल फैमिली ऑफ इक्वेशन है, डिफरेंशिएट करके आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाना है। तो यहाँ से मुझे के को हटाना था, तो वाई माइनस के की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख दिया। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, लेटर रैंडम वेरिएबल x हैज मीन म्यू x, नॉन जीरो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, अनदर रैंडम वेरिएबल y हैज दिस द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज रो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट।
तो ये तो थ्योरम है डायरेक्टली कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमेशा -1 और 1 के बीच होता है। दिस इज अ थ्योरम। रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, तो ये होता है e ऑफ y ऑन x, तो x गिवन x। ये भी फॉर्मूला ही है, y का मीन निकालना है। सो मीन ऑफ y प्लस रो, ये होता है आई थिंक सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। x माइनस म्यू x, ये आएगा। ठीक है, आई थिंक ये गलत है। y ऑन x है ना, तो y ऑन x है, तो रो सिग्मा y अपॉन सिग्मा x ये आएगा। एंड एक मिनट में वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है ना, म्यू वाई रो वाई, ठीक है, जो मैंने लिखा वो सही है। तो है ना, ये इसका मतलब है कि दिस इज फॉल्स, क्योंकि ये ट्रू होगा जो मैंने लिखा है। एंड वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई, तो ये जब निकालोगे, सो वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है वेरिएंस x जो कि सिग्मा एक्स स्क्वायर है, प्लस वेरिएंस y जो कि सिग्मा वाई स्क्वायर है, ये ओके है, -2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई। और कोवेरिएंस को लिखोगे तो कोवेरिएंस होता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, कोवेरिएंस अपॉन रूट अंडर वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई रूट में, तो यही आता है, कोवेरिएंस यही आएगा, तो ये ओके है। एंड है ना, तो वेरिएंस एक्स माइनस वाई ये आएगा -2 टाइम कोवेरिएंस एक्स वाई, कोरिलेशन कोएफिशिएंट कोवेरिएंस अपॉन सिग्मा सिग्मा वाई, यहाँ से यही हो जाएगा, ये ठीक है, ये ट्रू है। और रो इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे एक्स वाई नॉर्मल है। लेट एक्स वाई बी द रैंडम वेरिएबल हैज मीन म्यू एक्स एंड दिस, तो नॉर्मल तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं कहा नॉर्मल है एक्चुअली। तो अच्छा, ये नॉर्मल होता तब ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला तब आता है जब नॉर्मल आपको दे रखा हो, नॉर्मल इक्वल, यहाँ नॉर्मल तो बोला नहीं है, तो वैसे भी ये गलत है और ये ओके है, तो ये गलत होगा, है ना। इंडिपेंडेंट होता तो रो जीरो होता है, ये थ्योरम है। इफ एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज जीरो। इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज जीरो, इट डज नॉट गारंटी दैट एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट। ओके, सो ये गलत है, तो यहाँ ए और सी सही है। ये x1 x2 xn be a random sample of size n drawn from probability distribution having mean mu and variance sigma square, then which of the following is are correct। तो पूछ रहा है कि सैंपल मीन हैज स्टैंडर्ड डेविएशन दिस, तो सैंपल मीन एक्स बार होता है, तो एक्स बार का जब वेरिएंस निकालोगे ना, सो वेरिएंस ऑफ एक्स बार सिग्मा स्क्वायर बाई एन होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार इसका रूट ले लो, तो सिग्मा बाई रूट एन, तो ये तो सैंपल मीन हैज स्टैंडर्ड डेविएशन, ये ट्रू है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस xi minus mu upon sigma by root n will tend to follow standard normal as n tends to infinity। देखो इसको ठीक से लिखता हूँ, तो सिग्मा i माइनस एन म्यू अपॉन सिग्मा रूट एन। यस, तो होता क्या है, जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है ना, तो यहाँ एक्स बार में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो एक्स बार यही यही चीज़ हो जाएगा, अगर एन से डिवाइड कर दोगे ना तो बन जाएगा एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा अपॉन रूट एन। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है यस दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, तो ये ओके है। n माइनस वन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर विल फॉलो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये भी ट्रू है एक्चुअली। आई थिंक इसका डी ऑप्शन ना मैंने कट कर दिया है, डी ऑप्शन भी होगा ना इसमें, सो लिख नहीं पाया, देखना पड़ेगा। ये कौन सा वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 36। ओके, सो
देखिए ये 36 है ना। तो ये पहला दूसरा तीसरा ट्रू है। चौथा कह रहा है सैंपल मीन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि सैंपल मीन हमेशा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा म्यू का। तो आंसर इज यस। जो ये एक्स बार है ना, दैट कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू। सो ये कहता है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। ये स्टेटमेंट ट्रू है ड्यू टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये स्टेटमेंट ट्रू है ड्यू टू वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तो कहता है एक्स बार हमेशा कन्वर्ज करेगी प्रोबेबिलिटी टू म्यू, तो मींस एक्स बार इज ऑलवेज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू। तो ये ओके है। अच्छा एक क्वेश्चन और छोटा था जिसमें ऑप्टिमाइजेशन वाला, जिसका आंसर हमने मैच नहीं किया था। तो इसमें ऑप्टिमाइजेशन वाला कौन सा था? 13 ना। 13 का देखते हैं आंसर क्या था। तो 13 तो हमारा क्या आंसर आया था? ये 13th क्वेश्चन था। तो हमारा आंसर ये आया था 64/7। तो ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन भी सही है। तो इसका जो डी ऑप्शन जो दिया हुआ है ऑप्शन में, वो भी सही है कि एक्स बार इज ऑलवेज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू ड्यू टू थ्योरम वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। आइए यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम कोई मैट्रिक्स है 2x2, इफ द आइगन वैल्यू ऑफ एम आर बीटा एंड 4। देखिए एम की आइगन वैल्यू बीटा एंड 4 है। देख थ्योरम होता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू जो होती है वो ट्रेस के इक्वल होती है। ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ एलिमेंट्स इन द डायगोनल्स। तो अल्फा प्लस 1। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई। और एक और थ्योरम होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट निकालिए। सो ये आ जाएगा अल्फा -6। तो ये टू इक्वेशंस टू अननोन से क्या सॉल्व कर पाएंगे? कीजिए। तो 4 बीटा ये है, तो यहाँ से बीटा निकाल लीजिए, या इसको सब्ट्रैक्ट करने का ज़्यादा है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो बीटा -4 बीटा -3 बीटा, 4 एज इट इज रहेगा, इक्वल टू ये अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 1 -6 7 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया मैंने एक्चुअली, ये माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस, ऐसा समझिए। तो 4 एज इट इज रहा, 7। तो यहाँ से कितना आ गया? -3 बीटा, 4 को इधर भेज दीजिए, तो बीटा इज इक्वल टू -1 आ गया। तो बीटा -1 आ गया, तो अल्फा कितना आ गया? किसी इक्वेशन में रख दीजिए। सो बीटा -1 है तो 4 -1 3, 1 इधर गया, सो 3 -1 2, अल्फा इज 2। चेक कर लीजिए सेटिस्फाई करेगा ये। तो ठीक है, तो अल्फा इज 2 एंड बीटा इज -1। पूछ क्या रहा है? तो अल्फा प्लस बीटा इज 1। क्या अल्फा प्लस बीटा 1 हो रहा है? बीटा इज -1, अल्फा इज 2। तो यस, एन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू बीटा इज दिस। सो बीटा की वैल्यू क्या आई? -1। तो होता क्या है, आइगन वेक्टर ये है 2 1, तो होना क्या चाहिए कि मैट्रिक्स m इंटू 2 1 ये इक्वल आना चाहिए ए भी इज इक्वल टू लैम्डा भी। तो ए इज द मैट्रिक्स, बी इज द आइगन वेक्टर, लैम्डा इज द आइगन वैल्यू। सो ए भी इज इक्वल टू लैम्डा भी। यहाँ वही एम भी इज इक्वल टू बीटा भी आना चाहिए। तो एम भी को मल्टीप्लाई करते हैं, एम क्या था? तो अल्फा मैं निकाल चुका हूँ, 2 -6 -1 1। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 1 से, तो यहाँ से आ जाएगा 2 2 जा 4 -6 -2 -2 + 1 1, तो -2 1 आ गया। तो इसका मतलब आ गया ये, अगर मैं इसमें से चेक कर लीजिए, -2 + 1 -1 -1 ना, तो -1 अगर कॉमन ले लूँ तो बचेगा 2 1। तो यहाँ से यस, सो इट इज़ -1 टाइम v। सो मैंने एम वी निकाला, एम वी इज इक्वल टू -1 टाइम v, -1 इज द वैल्यू ऑफ बीटा, सो मीन्स इट इज बीटा v। सो एम वी इज बीटा v, मीन्स बीटा इज द आइगन वैल्यू ऑफ m एंड v इज द आइगन वेक्टर। तो ये ट्रू ऑप्शन है ये भी। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स m इज 2। डिटर्मिनेंट कितना आएगा इसका? डिटर्मिनेंट आया था 4 बीटा ना, यही अल्फा -6। सो अल्फा -6, अल्फा तुम्हारा 2 आया, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो रैंक 2 होगा। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो रैंक 2 होगा। 2 इन द सेंस अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है
तो रैंक n होगा एक्चुअली, ठीक है ना। तो यहाँ से रैंक क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट रैंक एक्चुअली 2 होगा, ये ट्रू है। और द मैट्रिक्स एम स्क्वायर प्लस एम इज इन्वर्टिबल, ठीक है। सो जो मैट्रिक्स है एम स्क्वायर प्लस एम वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। सो मैट्रिक्स एम स्क्वायर प्लस एम इज इन्वर्टिबल। तो क्या कीजिए, एम की आइगन वैल्यूज क्या क्या आई है, बीटा एंड 4 था, बीटा मैंने कहा था -1, सो -1 एंड 4 इसकी आइगन वैल्यू है। सो एम स्क्वायर की आइगन वैल्यू, एम स्क्वायर की आइगन वैल्यू होगी, एम की आइगन वैल्यू है -1 एंड 4, तो एम स्क्वायर की आइगन वैल्यू होगी -1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, और एम की आइगन वैल्यू होगी -1, 4। तो क्या करना है, इसको इनका सम कर दीजिए। सम करने का मतलब ये बोल रहा हूँ कि एम स्क्वायर प्लस एम की आइगन वैल्यू क्या होगी, सो 1 - 1 मिलके 0, 16 + 4 20। देखिए एम स्क्वायर प्लस एम जो मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू आई 0 × 20, और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज डिटर्मिनेंट, तो 0 × 20 करेंगे 0 आएगी, मतलब एम स्क्वायर प्लस एम जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 है, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 वो इन्वर्टिबल नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, इन्वर्टिबल है, तो ये गलत है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पूछ रहा है कि लिमिट क्या होगा, तो यहाँ पे डिग्री 3 है, तो एक काम करते हैं, देखो होता क्या है, दिस लिमिट विल एग्जिस्ट इफ यू चूज एनी कर्व that passes through origin, so along any curve this must give you same answer। तो अभी मैं एक कर्व आपको सजेस्ट करता हूँ, आप y बराबर लीजिए एक्स स्क्वायर, और एक बार y बराबर लीजिए 2x²। अब आप सॉल्व करके देखिए क्या होता है। तो जब y बराबर एक्स स्क्वायर जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, y = 2x² ओरिजिन से, या बुक में आप सॉल्यूशन देखेंगे तो वहाँ ये कहेगा आपको कि y को लो mx², ठीक। कैसे पता चलता है, यहाँ डिग्री स्क्वायर है, यहाँ 4 है, तो मुझे डिग्री 4 बनाना है इसीलिए, तो पुट कर दो इसमें। तो ये सब पुट करोगे तो x² × y की जगह रखोगे mx², और यहाँ हो जाएगा x4, y की जगह रखोगे तो m², x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 कॉमन आ जाएगा, तो m/1 + m², ये आ जाएगा। सो m/1 + m² आपका आ गया लिमिट। तो इसका जो लिमिट निकल के आएगा ना, m/1 + m² आएगा, मतलब डिफरेंट m की वैल्यू के लिए डिफरेंट आंसर देगा, मतलब बट ऐसा होता है लिमिट का आंसर तो यूनिक होना चाहिए, सो लिमिट इज ऑलवेज यूनिक। तो बट ये तो आंसर यूनिक देगा नहीं, क्योंकि डिफरेंट वैल्यू रखोगे आप कर्व के डिफरेंट, है ना, मतलब कहना मतलब इसका आंसर अलग अलग आएंगे, तो लिमिट यूनिक होता है, इफ लिमिट एग्जिस्ट इट इज यूनिक। तो ये तो डिफरेंट m के लिए डिफरेंट आंसर देगा, मतलब डिफरेंट कर्व के अलॉन्ग डिफरेंट आंसर आता रहेगा, तो इसका मतलब दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये तो गलत कह रहा है। अब कह रहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव f(x, y) इज नॉट कॉन्टिन्यूस। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगी, सही बात है ना। तो नॉट कॉन्टिन्यूस मतलब ट्रू कह रहा है ये। बोथ f(x, y) डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसका डेफिनेशन लगा लो, तो जो f(x) का डेफिनेशन है एक्चुअली, f(x) का मैं ये निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f(x, y) with respect to x। so partial derivative of f(x, y) with respect to x, so f of h0 minus f of 0 upon h। तो इसको आप पुट करो, तो जब आप पुट करोगे लिमिट h टेंस टू 0, और जब आप पुट करोगे तो y को 0 पुट करोगे, 0 - 0 upon h, तो ये 0 आ जाएगा, तो ये सही कह रहा है। और fy अगर आप निकालोगे तो जहाँ x 0, आई थिंक वहाँ भी, एक मिनट, 0 - 0 ना, और सेम चीज उसके साथ होगी, हाँ यस। तो ये भी ये कह रहा है बोथ दिस डू नॉट एग्जिस्ट, गलत कह रहा है, ये एग्जिस्ट करेगा, इवन fy at 0 0 भी 0 आएगा, तो ठीक है, तो इसमें बी सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू स्टूडेंट ए एंड बी आर असाइन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सेपरेटली, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ए कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट बी कैन नॉट सॉल्व इज दिस। अच्छा, सो हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी ए कैन सॉल्व गिवन दैट बी कैन नॉट सॉल्व, तो मैं बी कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ, this is 1/5, the conditional probability that b can solve the problem and given that a can solve the problem। अच्छा,
द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट B can solve the problem given that A can solve the problem is 3/5. तो ऐसा हो गया. तो पूछ क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट A can solve the problem is 1/8. प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपको दे रखा है 1/10 ना, 1/10. सो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A है 1/10. तो पूछ क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगा. तो क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B. देखिए सो ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रखा है. कह रहा है दो स्टूडेंट ए बी आर असाइन टू सॉल्व प्रॉब्लम सेपरेटली. सेपरेट मतलब इंडिपेंडेंटली, दोनों को इंडिपेंडेंट सॉल्व करने को दिया गया है. तो सिंपली जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, अच्छा सेपरेटली दिया गया, अच्छा अच्छा नॉट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल नहीं है, सेपरेटली दोनों को एक क्वेश्चन दिया गया सॉल्व करने के लिए. अच्छा ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं. तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, ये ना पहला फॉर्मूला ही बताएगा, और जो दूसरा वाला है उसको अगर लिखेंगे, अच्छा इसका पहले अलग अलग सॉल्व कर देता हूँ. देखो तो यहाँ पे क्या होगा, तो मैं इसको अभी कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे. तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ये है आपका 1/5, ये गिवन है अभी. तो ये पहला इन्फॉर्मेशन गिवन था, उसको यूज़ किया मैंने. जो दूसरा वाला है उसको अभी यूज़ करता हूँ. अभी पहला इन्फॉर्मेशन गिवन था उसको यूज़ किया, दूसरा इन्फॉर्मेशन है. अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे पता है 1/10 है, तो उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन आगे सॉल्व करेंगे. रुको पहले इसको देखते हैं. सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 3/5. ए तो पता ही है, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी आ गया. कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/10. तो यहाँ से आ जाएगा 3/50. सो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी. तो ए तो मुझे पहले से ही पता था, देखो ध्यान से. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो मुझे गिवन है ना 1/10, और अभी मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया 3/50. इन दोनों को यहाँ पे पुट कर दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना. देखो तो हम क्या करते हैं, ये वहाँ पुट कर लेते हैं. देखो तो आप ये वैल्यू यहाँ रख दो. तो 1/10 माइनस 3/50, 1 माइनस पी बी इज इक्वल टू 1/5. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 टाइम 1/10 माइनस 3/50 इज 1 माइनस पी बी. इसका एलसीएम ले लो. तो इसको लिख सकता हूँ 5/10, 5 माइनस 3 2/10. सो 5 इंटू, अच्छा एक मिनट, 1/10 इज 5/3, 5/50, 5 माइनस 2/50 हो जाएगा, 2/50, 1 माइनस पी बी. तो ये क्या हो गया, 5 2 10, 10 मिलके 5 कर देगा. तो यहाँ से पी बी जो आ जाएगा 1 माइनस 1/5, 4/5. तो ये आंसर है आपका. कितना आएगा, 5 चौके 20, 5 8 40, 0.880. सो राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस. तो आंसर है 0.8. तो 0.8 इज द आंसर ऑफ बी. मतलब दो कंडीशन गिवन है, उसको यूज कर लिया हमने. अल्दाउ 3 भी है, ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट भी है, बी गिवन ए भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी है, ये सब गिवन है. तो आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है, देयर आर 32 स्टूडेंट इन अ क्लास एंड so there are 32 students in a class. 3 courses namely English, Hindi, Mathematics are offered to them. Total 32 बच्चे हैं. Each student must register for at least 1 course. ठीक है, कम से कम एक. तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, इंग्लिश, हिंदी या मैथमेटिक्स सब मिला के 32 बच्चे हैं. और कह रहा है इफ 16 स्टूडेंट टेक इंग्लिश, सो इंग्लिश वाले 16 हैं. 8 स्टूडेंट टेक हिंदी, 18 स्टूडेंट टेक मैथमेटिक्स, 4 स्टूडेंट टेक इंग्लिश एंड हिंदी. ठीक है, और 5 स्टूडेंट टेक बोथ हिंदी एंड मैथ्स. तो हिंदी एंड मैथ्स लेने वाले 5 हैं, और 5 स्टूडेंट टेक बोथ इंग्लिश एंड मैथ. सो इंग्लिश एंड मैथ वाले 5 लोग हैं. सो देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक मैथमेटिक्स ओनली. So now they are asking the student who are taking only mathematics, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. देखो तो इसको कई सारे अप्रोच हो सकते हैं.
यू कैन गो विथ फॉर्मूला, यू कैन गो विथ वेन डायग्राम, है ना, कि हमें फाइंड करना है ओनली मैथमेटिक्स. सो ओनली मैथमेटिक्स मीन्स, सो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम माइनस ये इसका मतलब है ओनली मैथमेटिक्स, मतलब n माइनस एच माइनस ई. इसका फॉर्मूला लगा लो. तो इसको अगर आप ठीक से लिखोगे तो ये आएगा m इंटरसेक्शन h कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन e कॉम्प्लीमेंट. इसको ब्रैकेट में लिख लो, h यूनियन e का होल कॉम्प्लीमेंट. तो हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन m माइनस एच यूनियन ई. इसका ये मतलब है. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन m माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन m इंटरसेक्शन h यूनियन e. इसको खोलो. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथमेटिक्स कितना था, 18 था, तो ये तो 18 ठीक है. अब ये खोलना है, तो ये हो जाएगा m इंटरसेक्शन h यूनियन m इंटरसेक्शन e. ये आ जाएगा. तो यहाँ से 18 माइनस a यूनियन b लगा दो. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन m इंटरसेक्शन h प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन m इंटरसेक्शन e माइनस इंटरसेक्शन ऑफ देम. सो m इंटरसेक्शन h इंटरसेक्शन e. ये हो जाएगा. तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 18 माइनस m इंटरसेक्शन h और m इंटरसेक्शन e. अच्छा, यूनियन भी तो यूज़ करना है मुझे. यूनियन तो यहाँ है मेरे पास, इसको यूज़ नहीं किया हमने. ओके, इसीलिए है ना. तो यूनियन यूज़ करेंगे, यही रहना, यूज़ करना रह गया ना. तो ठीक है. तो अभी 18 माइनस m इंटरसेक्शन h कितना है, m इंटरसेक्शन h है 5 माइनस m इंटरसेक्शन e कितना है 5 प्लस n m इंटरसेक्शन h इंटरसेक्शन e. सो बस आपका ये रह गया. देखो जो पूछा था ना उसमें बस आपका ये रह गया. तो आंसर आ गया 8 माइनस n इंटरसेक्शन m इंटरसेक्शन h इंटरसेक्शन e. अब ये कैसे आएगा, तो ये आ जाएगा उस यूनियन फार्मूला से. तो इसका फार्मूला लिखो. इसका फार्मूला क्या होता है, सो ये है 32 नंबर ऑफ एलिमेंट इन e, 16 नंबर ऑफ एलिमेंट इन h, 8 नंबर ऑफ एलिमेंट इन m, 18 माइनस 2 एट अ टाइम, 5 माइनस 5 माइनस 4 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन m इंटरसेक्शन h इंटरसेक्शन e. मैं इसी फॉर्मूले को एक्सपैंड कर रहा हूँ. तो कितना हो गया ये टोटल, 5 5 14 4 और 12. देखो ये मिल गया कितना हो गया, तो ये 4 हो गया ना, 18 माइनस 14 4 20 28. सो 32 बराबर 28 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन m इंटरसेक्शन h इंटरसेक्शन e. तो यहाँ से कितना आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन m इंटरसेक्शन h इंटरसेक्शन e इज इक्वल टू 32 माइनस 28 4 हो गया. तो यहाँ 4 कर दो, 8 माइनस 4, तो आंसर इज 4. तो 4 इज आंसर टू दिस क्वेश्चन. देखो फॉर्मूले से कर दिया मैंने. सो 4 इज आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो ओनली m का मतलब था, मैथ का मतलब ये, और इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है और उसको फिर हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया और बाद में इसकी ज़रूरत पड़ी तो ये अलग से कैलकुलेशन किया है हमने इसको निकालने के लिए. तो इसकी वैल्यू 4 आई. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. तो अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा इस पेपर का. तो क्वेश्चन है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज़ नो सॉल्यूशन. तो देखिए आपने लोअर क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और इसके पास नो सॉल्यूशन. तो नो सॉल्यूशन कब होता है, जब x का कोएफिशिएंट a और यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट 1, यहाँ y का कोएफिशिएंट है k स्क्वायर माइनस 8. नो सॉल्यूशन चाहिए ना. सो दिस इज नॉट इक्वल टू 3/k. ये करना है आपको. तो पहले यहाँ से सॉल्व कर लो. तो यहाँ से 3/k चेक कर लेते हैं. तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ से k स्क्वायर माइनस 8 इज 1, सो k स्क्वायर 9, सो k इज प्लस माइनस 3 एंड k प्लस माइनस 3 है. तब देख लीजिए
किसके लिए ऐसा होगा? तो अब चेक कीजिए, के बराबर अगर मैं 3 रखता हूँ, सो के इज 3 रखूंगा, तो ये अब अभी मैंने इसको सॉल्व किया है, तो इसको सॉल्व करके ये आया, अभी इन दोनों को चेक कर रहा हूँ। सो 1/9 माइनस 8, 1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 3/3, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये सही नहीं है, क्योंकि तो गलत कह रहा है ना। तो इसका मतलब के इज इक्वल टू -3 सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/1 इज इक्वल टू 3/-3, तो 1 इज नॉट इक्वल टू -1, ये ट्रू कह रहा है, इसका मतलब ये ट्रू है, तो आंसर इज -3। ठीक है, तो इसके साथ हमने IIT एग्जाम इकोनॉमिक्स 2024 का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस वीडियो में। बाकी आप लोगों को ये पूरा एक जगह 2000, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम जो है 2021 से स्टार्ट हुआ था, 21, 22, 23, 24, अभी तक 4 एग्ज़ाम हुए हैं जस्ट। तो आपको इन चारों एग्ज़ाम के एक साथ अगर प्लेलिस्ट चाहिए पूरे मैथमेटिक्स पोर्शन का, जो मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स का PYQ सॉल्यूशन, तो हमारे ऐप से आप कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं, स्पेशली 500 रुपये का कोर्स है, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स के 2021, 22, 23, 24 इन चारों को, और आगे 25, 26 भी अपलोड करूंगा जब एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी के लिए 500 में आप कोर्स परचेज कर सकते हैं हमारे ऐप से, IIT जैम इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स पोर्सन PYQ सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।